गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का मेजर टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें मेंस आंसर राइटिंग में मेंस आंसर राइटिंग के बैकबोन की, तो मेंस आंसर राइटिंग का जो बैकबोन है वो कंटेंट और आपका प्रेजेंटेशन पर बेस होता है। तो आज हम बात करेंगे मेंस आंसर राइटिंग में कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ कंटेंट, कंटेंट आखिर है क्या, और प्रेजेंटेशन, उसका प्रेजेंटेशन हम कैसे करें। ये दोनों टर्म्स बेसिकली आपने कई बार सुने होंगे। आप भी आंसर राइटिंग में जब आप आंसर राइटिंग करने जाते होगे, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप भी अपने कंटेंट और प्रेजेंटेशन पर फोकस करते होगे। लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या, अगर इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। याद रखना है आपने, कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन 80% मार्क्स कवर करते हैं आपके आंसर राइटिंग का। अगर आपने कंटेंट और प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छा वर्क कर रखा है, तभी आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कशन करना है वो यही करना है कि कंटेंट और प्रेजेंटेशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के मेंस में हमने कैसे इसका यूज करना है और इसका मतलब क्या होता है, इसके ब्लूप्रिंट पे बात करनी है कि कितने मार्क्स कहाँ पर एलोकेट होते हैं। अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो आपको हम पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं ब्लूप्रिंट वाले में कि 100% मार्क्स में, यानी कि अगर कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 8 मार्क्स एग्जैक्टली आपके कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, अगर आप टॉपर्स की कॉपीज को देखते होंगे या जैसे हम कॉपीज को चेक करते हैं, तो हमारे पास जो एक ब्लूप्रिंट होता है उसमें सबसे पहले हमारा फोकस कंटेंट पे होता है, फिर ये होता है कि उस कंटेंट का आपने प्रेजेंटेशन कैसे किया है। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये बहुत यूनिक क्लास है आपके लिए जो हमने फॉर्म की है। एक एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि सर, एक टॉपर ने भी वही लिखा है जो एक सेकंड टॉपर वाई लिख रहा है, सो मार्क्स में इतना डिफरेंस क्यों है। ये मार्क्स भी इस बात पे डिपेंड करता है कि एक्स के कंटेंट का और वाई के कंटेंट का प्रेजेंटेशन कैसे रहा। मे बी पॉसिबल द कंटेंट इज सेम, बट व्हाट इज कंटेंट, वाई वी रिटेन इंट्रोडक्शन फर्स्ट, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कंक्लूजन, बॉडी और इंट्रोडक्शन में हम कैसे क्या लिखते हैं, उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप अपने मार्क्स को मेंस एग्जाम में बढ़ाना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जीएस पेपर थर्ड का ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं, फिर हम इसका कंटेंट भी देखेंगे, प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, और देखेंगे कि हमने कैसे अपने थॉट प्रोसेस को रखना है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या हो जिससे हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। अगर हम इस जीएस पेपर थर्ड के क्वेश्चन को पढ़ें, डू यू एग्री दैट इंडियाज फूड सिक्योरिटी इज अंडर थ्रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। क्या आप सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में है? अपने तर्कों के साथ समर्थन में कारण बताइए। आपने सबसे पहले ये समझना है कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारे जीएस पेपर थर्ड का है, तो इसकी जो ग्लोसरी है, लैंग्वेज है, वो उसी के रिगार्डिंग यूज होगी। ग्रामर और जो भी इसका प्रेजेंटेशन है वो जीएस पेपर थर्ड के रिगार्डिंग होगा। ये क्वेश्चन अगर हम ज्योग्राफी से थोड़ा सा इसको रिलेट कर देते तो जीएस पेपर फर्स्ट में भी पूछ सकता था, अगर थोड़ा सा ज्योग्राफिकल वे में जाते। तो क्या लैंग्वेज हमारी चेंज होती, इन सब पर अभी हमने फोकस करना है। इस क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना है। एक सेकंड क्वेश्चन हम और लेते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट का एक क्वेश्चन लेते हैं आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से। ईच स्कूल ऑफ गंधारा एंड मथुरा independently developed its own distinctive depiction of Buddha. Explain with example. गंधार और मथुरा के प्रत्येक स्कूल ने स्वतंत्र रूप से बुद्ध का अपना विशिष्ट चित्रण विकसित किया है, उदाहरण सहित समझाइए। एक ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट का, अपने माइंड में रखना है। एक अभी हमने जीएस पेपर थर्ड का क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन का फॉर्म क्या था, उस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कैसे होगी, क्या कंटेंट हम यूज करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा। एक सेकंड क्वेश्चन हमने लिया जो आपके सामने है इस समय, जीएस पेपर फर्स्ट का, इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, इसमें कंटेंट क्या यूज करेंगे। तो एग्जैक्टली कंटेंट और प्रेजेंटेशन है क्या, उस पर भी अभी हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे। इन एग्जांपल्स पर हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ हमने क्वेश्चन देखना है। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, करंट इशू का। आपने अगर करंट में देखा होगा, अभी पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है, मॉनसून सेशन खत्म हुआ है, और पार्लियामेंट के इस मॉनसून सेशन में
एटलीस्ट बात करें तो 6 to 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया है बोथ ऑफ द हाउसेस से। लीडर ऑफ अपोजिशन को भी सस्पेंड किया गया लोकसभा से। राज्यसभा की बात करें, आपके 2 एमपीज को सस्पेंड किया गया, टीएमसी के एमपी को सस्पेंड किया गया। सो वहां से क्वेश्चन फॉर्म होता है, इन द रिसेंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट द इंसिडेंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ एमपीज अनएथिकल बिहेवियर आर इंक्रीजिंग, हाउ इज इट इम्पैक्ट ऑन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जीएस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है। अगर इसी में हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चले तो ये एथिक्स का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा फ्रेम हो सकता है, बट अभी हमने इसको जीएस पेपर सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट किया है। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे आंसर लिखेंगे, ये आंसर लिखने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम कहाँ से अपना थॉट प्रोसेस शुरू करें। तो थोड़ा सा आज जो लिटिल बिट हमारा डिस्कशन रहेगा, वैसे थॉट प्रोसेस का जो हमारा लेक्चर है वो एक डिफरेंट लेक्चर है, बट थोड़ा सा हम बात करेंगे कहाँ से आपको सोचना शुरू करना है, कहाँ से आपकी थॉट प्रोसेसिंग शुरू होगी, कैसे आपको माइंड मैप डेवलप करना है कंटेंट बनाने के लिए। और ये भी देखना है जीएस पेपर सेकंड के जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमारा कंटेंट क्या होगा और उस कंटेंट का प्रेजेंटेशन क्या होगा। सो फ्रेंड, इंटर करते हैं आज की अपनी जर्नी में। इस जर्नी में ब्रॉडली हमने देखना है ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। अभी जो आप आंसर लिख रहे हो, आप 50% मार्क्स ला सकते हो, 10 में आपके 5 मार्क्स आ सकते हैं। इस 5 मार्क्स को 7 to 8 मार्क्स करने की ये जर्नी के ऑब्जेक्टिव से ये लेक्चर डिजाइन किया गया, तो बिल्कुल भी इस लेक्चर को मिस नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन इन योर आंसर राइटिंग। फर्स्टली जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन एंड इंपॉर्टेंस, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। डियर फ्रेंड्स, आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, आप सबने चिप्स खा रखा होगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप भी जानते हो कि एक चिप्स के पैकेट में जो पोटैटो होता है, एक सिंगल पोटैटो भी कंप्लीट नहीं होता है। मीन्स अगर इसकी कॉस्ट माने तो एग्जैक्टली 2 या 3 रुपए होती होगी, साथ में अगर इसके जो मसाले हैं या और भी जो इंडिजीनियस इसमें जो यूज किए जाते हैं, ये पूरा फॉर्मेशन एटलीस्ट 3 रुपीज का होता होगा विद पैकेट, बट मार्केट में 10 रुपीज का आप खरीदते हो। सो व्हाई इट इज, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये मार्केटिंग प्रेजेंटेशन है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आपको टेक्स्ट राइटिंग में प्रेजेंटेशन दिखाना है, जहां पर लैंग्वेजेस और ये सब आते हैं। इसी एग्जांपल से समझते हैं हमने कंटेंट क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, और सिविल सर्विसेज में जब आप आंसर लिख रहे हैं तो कंटेंट और प्रेजेंटेशन क्या है। डियर फ्रेंड्स, ये अगर हम इस चिप्स के पैकेट की बात करें तो इस चिप्स के पैकेट में जो चिप्स है ये आपका कंटेंट है। सबसे पहले आपका कॉन्टेक्स्ट क्या था। एक पोटैटो से आप सब्जी भी बनाते हो, आप ग्रेवी की सब्जी भी बनाते हो, आप पोटैटो भी बनाते हो, आप सेवरल चीजें फॉर्म कर सकते हो। तो जो आपका क्वेश्चन था, आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था चिप्स। तो क्या इस पोटैटो को चिप्स के फॉर्म में लिखा गया है, यानी चिप्स के फॉर्म में क्रिएट किया गया है? बिल्कुल। तो चिप्स का अपना एक फॉर्म होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। अब आपको कौन सा वाला चिप्स चाहिए था? XYZ तरीके के चिप्स हो सकते हैं ड्यू टू देयर डिजाइन। एक सिंगल चिप्स हो सकता है, एक उसमें डिजाइनिंग हो सकती है, दैट बेस्ड ऑन द कटिंग ऑफ द चिप्स। चिप्स को कैसे कट किया गया है, एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट होता है वो ये जानने की कोशिश करता है कि आप किस फॉर्म में क्वेश्चन को लिख रहे हो। सबसे पहले क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट पे आप हो या नहीं हो। ब्रॉड चीज क्या थी? पोटैटो। ये इशू था, इशू क्या था? पोटैटो चिप्स। फिर हमारा कॉन्टेक्स्ट जो ब्रॉड चीज थी, इशू क्या था? पोटैटो। हमने क्या खाना है? पोटैटो, लेकिन उसको किस फॉर्म में लेना है? चिप्स के फॉर्म में। तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट क्या था? चिप्स के फॉर्म में। अब उसको आपको देखना है कि इसमें आपको टेस्ट कौन सा चाहिए। टेस्ट वो डोमेन होती है जिसमें आपको आंसर लिखना होता है, जहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट, अभी हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस में, एक कॉन्टेक्स्ट के बाद जहां आपको रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं एक पेरीफेरी में कि आपको इसी पेरीफेरी में लिखना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर तो लिखते हैं लेकिन इशू पर ही रहते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट पर नहीं लिखते हैं, इसलिए उनके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अपने कंटेंट को फॉर्म करने में आपको इन सब चीज, कंटेंट इज नॉट कि आपने बस लिख दिया। कॉन्स्टिट्यूशन पूछा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पूछ रहा है? फंडामेंटल राइट। उस फंडामेंटल राइट में भी डोमेन क्या दे रहा है? आर्टिकल 21। तो आपने आर्टिकल 21 तक रहना है, उसी के बारे में लिखना है। ये अपने माइंड में प्लीज आपको रखना है।
सो फिर से पेरीफेरी कि हमें कौन सा टेस्ट चाहिए, हमें सॉल्ट ज्यादा चाहिए तो सॉल्टी हो गया, आपको कड़वा ज्यादा चाहिए, आपको लाल मिर्च वाला चाहिए, आपको ओनियन वाला चाहिए, दैट इज योर पेरीफेरी। एंड आफ्टर दैट द प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये मार्केट है तो मार्केट में प्रेजेंटेशन के लिए आप एक एक्सटर्नल सोर्स यूज कर सकते हैं, आप सुपरस्टार से ऐड कराते हैं, आप ऐसे लोगों से एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, आप उसकी गुणवत्ता बताते हैं कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, उसका फॉर्मेशन बताते हैं कि इस कंटेंट में ये था, ये था, ये था, जिसको हम कंक्लूजन कह सकते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके बाद उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताते हैं, उन एलिमेंट्स के बाद में कंक्लूजन पहुंचते हैं, दैट्स व्हाई आई एम द पर्सन कि मुझको इसको खरीदना है। मार्केटिंग में इसको एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में होता है, आंसर राइटिंग में इसको आपको आंसर के फॉर्म में करना है। आपने इंट्रोड्यूस कराया, देन आफ्टर आपने बॉडी उसकी बनाई जहां पर आप लिखते हैं उसके बारे में ये क्यों है। इंट्रोडक्शन मीन्स दैट इज द अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इट, एंड द कंक्लूजन जहां पर आप समराइज करते हैं, इसको सिंथेसाइज करते हैं। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से आपके आंसर्स के फ्रेम में लेकर के जा रहा हूं। एंड देन द ओवरलैपिंग, जो उसका पैकेट है वहां पे भी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में रहती है कंटेंट में जाने से पहले। ये ओवरलैपिंग क्या है? आंसर राइटिंग में इसको कहते हैं एथिकल ओवरलैपिंग। आप जो भी अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो वो एथिकल फॉर्म में हो, उसकी लैंग्वेज एथिकल फॉर्म में हो, कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में हो। सो ये एक एग्जाम्पल था चिप्स का, जहां पर 2 रुपए का चिप्स 10 रुपए में बेचते हैं ड्यू टू व्हाट? कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो वो चिप्स आप उतना महंगा नहीं लोगे। अब एक चिप्स आपका एक्स है, एक वाई है, एक्स 10 रुपए का बिक रहा है, वाई 5 रुपए का बिक रहा है, सेम कंटेंट है बट प्रेजेंटेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दैट्स वाई आपके पास कभी कभी कंटेंट सेम होता है लेकिन प्रेजेंटेशन उतना यूनिक नहीं होता है, सो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं कि स्टूडेंट 5 मार्क्स पाता है, एक 7। एंड सिविल सर्विसेज की जो रेस है वो 2 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है वो एक बहुत लार्ज डिफरेंस को क्रिएट करता है। डियर फ्रेंड्स, आगे इसमें बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कंटेंट और प्रेजेंटेशन में क्या रिलेशन और कंटेंट का एग्जैक्टली मतलब क्या है। तो फर्स्टली वी यूज टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कंटेंट मीन। गुड कंटेंट का आंसर राइटिंग में क्या मतलब है। लाइन आपने समझना है, कन्वर्टिंग क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू क्वालिटी ऑफ नॉलेज। व्हाट कंटेंट इज? कंटेंट इज नथिंग बट अ इंफॉर्मेशन। कंटेंट कुछ नहीं है, कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन वो मेथड है जहां पर हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स आर, दैट इज द मीन्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ गुड कंटेंट इन आंसर राइटिंग? कन्वर्टिंग क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो आपका ऑथेंटिकेट हो, रेलिवेंट हो। ऐसा नहीं आपने कहीं से कह दिया। ऑथेंटिकेट एंड रेलिवेंट सोर्सेज, अगर हम सिविल सर्विसेज से बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कह रही है या कोई भी एक ऑथेंटिकेट इंस्टीट्यूशन क्या कह रहा है, पार्लियामेंट हो सकता है, कोर्ट हो सकता है। आपने ये नहीं करना कि द हिंदू के एडिटोरियल में आया था। एडिटोरियल्स आर नॉट द रेलिवेंट एंड ऑथेंटिकेट सोर्सेज। अपने ओपिनियन वहां पर प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है? तो ये आपने समझना है, दैट क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड टू द क्वालिटी ऑफ नॉलेज। दैट अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होना एज इंफॉर्मेशन का आप प्रैक्टिकली यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर टेक्निक अगर डेवलप हो जा रही है तो दैट इज नोन एज व्हाट? क्वालिटी ऑफ नॉलेज। यानी आपके क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है, आप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को किस तरीके से कन्वर्ट कर पा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, दैट इज नोन एज द गुड कंटेंट। और ये एक फ्लो में होना चाहिए। जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है हम डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन इज रिफाइंड फ्रॉम द डेटा। जो भी आप इंफॉर्मेशन लेते हैं बेटा, वो उसके मेजरली 3 सोर्सेज होते हैं, एक तो कंसेप्ट, डेटा एंड फैक्ट्स।
that is useful to understand the meaning, while knowledge is the relevant information that helps us drawing the conclusions that it was the problem, and by that method we can enhance the solution. So what is content? Take the information, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन होती है. आप आंसर राइटिंग में क्या कर रहे होते हैं सिविल सर्विसेज में? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज? सबसे पहले किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव समझना. सिविल सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव आखिर क्या है? क्या है सिविल सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव? आपको सिविल सोसाइटी में सॉल्यूशंस देना है, जस्टिस करना है. कहां पर? सिविल सोसाइटी में. ये ऑब्जेक्टिव, यानी कोई भी आंसर जो है वो सिविल सोसाइटी के लिए या सिटीजन्स के लिए या स्टेट के लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता हुआ हो. तो उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो, फैक्ट्स हो कि ये क्या है, व्हाट इट इज, द अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज गोइंग इन द वर्ल्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन. उसको कन्वर्ट करना है नॉलेज में. नॉलेज में दो पर्पस आ जाते हैं. जहां बॉडी पार्ट आपका होता है, जहां आप एक्सप्लेन करते हो व्हाई इट इज गोइंग ऑन, क्या रीजन से ये चल रहा है, एंड हाउ कैन वी अचीव द सॉल्यूशन, दैट इज द कंक्लूजन. So to convert into information, the quality of information to the quality of knowledge is known as the what? A good content. कैसे इसको यूज करना है अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे. इसके बाद में बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन. हमारे पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज के फॉर्म्स क्या होते हैं? हमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज कहाँ से मिलता है और किस फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं. हाउ वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन एंड हाउ कैन वी एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन. तो ये दोनों जो है, इन दोनों का प्रेजेंटेशन आपके आंसर में होना चाहिए. फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, जनरल कंसेप्ट, फैक्ट्स, डेटा, थियरीज, आइडियोलॉजीज एटसेट्रा, प्रिंसिपल्स, बहुत सारी चीजें हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है. अब बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट वो है जो ट्रुथ बेसिस पर है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक जनरल सा वर्ड है कि अगर एक कंट्री X है, एक कंट्री Y है और एक कंट्री Z है, ये तीनों ही कंट्रीज या ये तीनों ही लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशंस एक सिंगल लैटिट्यूड पर है, एक ही लैटिट्यूड है. सपोज वो लैटिट्यूड है 20 डिग्री. तो बाय डिफॉल्ट वहां का जो वहां का सीजन है वो सेम होगा. 20 डिग्री नॉर्थ में तो सीजन वहां का क्या होगा? सेम होगा. वेदर कंडीशन भी लगभग सेम होनी है क्योंकि सन की जो पोजीशन है वो सेम होगी. दैट इज नोन एज व्हाट? बेसिक कंसेप्ट. बेसिक कंसेप्ट की गर्मी में या वार्म कंडीशन में ऐसा होता है, कोल्ड कंडीशन में ऐसा होता है जहां पर कोई भी इफ बट नहीं लगा होता है. व्हाट इज जनरल कंसेप्ट? जब इफ बट आ जाता है. सपोज XYZ 20 डिग्री नॉर्थ में है, बट एक्स की पोजीशन जो है वो ओशियन से बहुत पास में है, वाई एक माउंटेनियस रीजन है, माउंटेन्स है यानी कि उसकी ज्योमॉर्फोलॉजी अलग है, जेड एक प्लेन है. सो क्या वहां पर सीजन्स या वेदर कंडीशंस या क्लाइमेट कंडीशन सेम होंगी? नहीं. ये बिल्कुल सही बात है कि पोजीशन ऑफ सन, लाइटिंग ऑफ सन वुड बी सेम, बट ड्यू टू दीज कंडीशंस क्लाइमेटिक और ये सारी कंडीशंस बदल जाती है. इट इज नोन एज व्हाट? इफ एंड बट. अगर ऐसा है बट इस कंसेप्ट में ऐसा है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो एक हमको बेसिक कंसेप्ट बता दिया जाता है जो कोर वैल्यूज पे है कि फंडामेंटल राइट्स की कोर वैल्यू ये है. लेकिन फिर हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं बट इसकी लिमिटेशन, बट जहां पर इफ एंड बट आ जाता है वहां से जनरल कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं. तो जब भी आपके प्रीलिम्स में आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो तो बेसिक और जनरल कंसेप्ट पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए. देन फैक्ट्स एंड डेटा. फैक्ट्स इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन सेवरल थिंग्स. अगर कोई आप स्कीम या कुछ भी पढ़ लो, फैक्ट्स हमेशा फैक्ट्स पे बात होती है. हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, आर्ट एंड कल्चर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. एंड डेटा यूज फॉर द कंपेयर. हाउ मच लास्ट ईयर इतना था, इस ईयर इतना है. तो क्रिटिकली एनालिसिस के लिए, इवेल्युएशन के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. थियरीज आर द आइडियाज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जैसे हम मैथमेटिक्स में थ्योरम्स पढ़ते हैं तो थ्योरीज क्या है कि अभी हम गांधी की थ्योरी की बात करें कि अगर कहीं पर राइट हो रहा है तो हम कौन से थ्योरी लगाएं कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो गांधी की अहिंसा की थ्योरी को हम यूज कर सकते हैं.
and ideologies or the philosophies or also the parts of the principles and the theories. So यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और हमें अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने में, जो हमारा क्वेश्चन है उसके आंसर के सॉल्यूशन में पहुंचने के लिए इनको एक सिस्टमैटिक ढंग में, सिस्टमैटिक वे में यूज करना पड़ता है, जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। दिस इज द इंफॉर्मेशन। आगे बात करते हैं, इतना आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे हमारा फोन नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वेबसाइट भी है, आप हमसे वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। What makes outstanding content for an answer? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एक कंटेंट को आउटस्टैंडिंग बना देते हैं? मैं अगर बात करूं ओवरऑल 100% की, तो 100% में मैं 80 to 85% मार्क्स कंटेंट और प्रेजेंटेशन को देता हूं। यानी कि अगर हम 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं उसमें 8.5 मार्क्स एलोकेट करता हूं ब्लूप्रिंट अगर मैं एक बनाऊं मेंस में कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन को। इस कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो इन 8.5 मार्क्स, यानी अगर मैं टोटल 10 मार्क्स की बात कर रहा हूं तो मैं कंटेंट को एटलीस्ट 6% मार्क्स, यानी कंटेंट के 6 मार्क्स होते हैं एंड 2.5% इधर बात करूं तो 2.5 मार्क्स मैं प्रेजेंटेशन को दूंगा। अब मैं उस कंटेंट को भी अगर डिवाइड करने की कोशिश करूं, इसको भी एक मैक्रो से माइक्रो टर्मिनोलॉजी में ले जाऊं, जहां पर स्टूडेंट समझ पाए कि हमारे आंसर्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तो मैं उसको भी डेवलप करूंगा इन 4 फॉर्म्स में। यानी कि अगर मैं ये 6% की बात करूं या 6 मार्क्स की बात करूं तो वो एलोकेट होते हैं इन 4 फॉर्म्स में। नंबर 1, यूज्ड इंफॉर्मेशन इन आंसर इन द क्वेश्चंस कॉन्टेक्स्ट। इसके लिए मैं 1 मार्क्स, यानी कि एटलीस्ट 10% की बात करूं या 1 मार्क, अगर हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स एलोकेट करता हूं कि आपने कॉन्टेक्स्ट वही लिया है जो क्वेश्चन का था या सिर्फ लिखना शुरू कर दिया है। कभी कभी ये 1 to 2% भी होता है कि आप बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट से हट गए। कॉन्टेक्स्ट समझना है, कॉन्टेक्स्ट आपका क्या था? आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उसमें फंडामेंटल राइट्स था। वहां पर पोटैटो नहीं था, पोटैटो चिप्स था, और उस चिप्स में भी किस एस्पेक्ट की बात की जा रही है, सॉल्टी है, क्या है, तो उसको एस्पेक्ट कहते हैं। अभी हम अपने एग्जांपल्स में इसको और समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ऑर्डर ऑफ राइटिंग स्किल्स, लो ऑर्डर टू हाई ऑर्डर, आप कैसे अपने आंसर को मेंटेन कर रहे हैं। दीज आर द आंसर राइटिंग स्किल्स, लो ऑर्डर से हाई ऑर्डर। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज लो ऑर्डर एंड हाई ऑर्डर, इस पर हमें बात करनी है। और जो आपकी अप्रोच रखी गई है वो क्रिटिकल थिंकिंग पर आपने आंसर लिखा या नहीं। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, बस इसके बाद वाली स्लाइड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं एलोकेट करता हूं आपको 2%, सॉरी 20% मार्क्स, यानी कि 10 में से 2 मार्क्स, 2 to 2.5 मार्क्स यहां पर एलोकेट होते हैं। याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर ये 2 से 3% भी एलोकेट होता है। 3% है कि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग कितना था, कितना आपने एनालिटिकल और इवैल्यूएशन का मेथड यूज किया है, कितना आपके पास इंफॉर्मेशन आपने गेन करके सॉल्यूशन को फॉर्म किया है। इसके बाद में बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस। जो एविडेंसेस आपने यूज की हैं या एग्जांपल्स आपने यूज की हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, वो रेलेवेंट है या स्टोरी मेकिंग है, हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल, कोई ट्रुथ बेस पर नहीं है। ऐसा तो नहीं आप वो एविडेंसेस यूज कर रहे हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसके लिए मैं जो मार्क्स एलोकेट करता हूं यहाँ पर वो 1.5, 1 to 1.5 मार्क्स एलोकेट करता हूं। फिर आंसर कंस्ट्रक्शन विद द रेफरेंस ऑफ डायरेक्टिव वर्ड। मैक्सिमम स्टूडेंट डायरेक्टिव वर्ड से उनका कोई लेना ही देना नहीं होता, वो आंसर फॉर्म करते हैं। याद रखिए, आपके 1 to 2% मार्क्स डायरेक्टिव वर्ड्स के होते हैं कि जो आपने आंसर लिखा है वो आंसर फॉर्म उसी फॉर्म में है कि नहीं। वहां पर क्रिटिकल एनालिसिस लिखा है, आपने एनालिसिस किया ही नहीं। वहां पर क्रिटिकली एग्जामिन लिखा है, आपने किया ही नहीं। डिस्कस के फॉर्म में लिखना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, व्हेन वी चेक द कॉपीज ऑफ द स्टूडेंट्स, either the toppers, they didn't know what the means of directive word and how it is used in the our answer writing. So it's a very important to understand your directive word and how it is used into answer is very very important. They didn't know about the discuss, describe, what's the means of critical analysis. उस फॉर्मेशन में, यानी आपने जो भी अपना कंटेंट पूरा कंप्लीट किया, उस कंटेंट को आपको उस फॉर्म में
राइट करना है, 1 to 2% मार्क्स इसके होते हैं। अगर आपने इस फॉर्म में कुछ भी छोड़ दिया है तो आपकी आंसर कॉपी उस मार्क्स को डिडक्ट करके, आपने कॉन्टेक्स्ट पे नहीं लिखा तो 1 to 1.5% मार्क्स के बाद में आपकी कॉपी चेक होगा, यानी कि आपके 8.5 मार्क्स से कॉपी चेक होगी, 10% से नहीं। ये ब्लूप्रिंट टीचर्स के पास या जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं उनके पास अवेलेबल रहता है, तो ये समझना है। अब इसमें एक कंटेंट में एक बात है कि ऑर्डर ऑफ राइटिंग स्किल्स, तो एक बार जरा ऑर्डर ऑफ राइटिंग स्किल्स भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके पास डाउट ना रहे। ऑर्डर ऑफ राइटिंग स्किल्स की बात करें तो लो ऑर्डर टू हाई ऑर्डर का मतलब क्या है? रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, दिस इज नोन एज द लो ऑर्डर। समटाइम्स द लो ऑर्डर हैज बीन यूज्ड in answer writing, sometimes used in the answer writing in the GS paper first, or the factual questions like an art and culture. अगर एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज दिस, व्हाट इज स्टोन या आर्किटेक्चर फॉर्मेशन क्या था, दैट इज नोन एज द लो ऑर्डर राइटिंग स्किल्स, जहां पर आप रिमेंबरिंग, जो भी आपने याद किया है उस इंफॉर्मेशन को आप एज इट इज रख देते हो, उसी को जो कि आपको थियरीज में या हिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन की, उस अंडरस्टैंडिंग को वहां पर पुट करते हो। एंड लास्ट वन इज अप्लाइंग यूज इंफॉर्मेशन इन अ न्यू बट सिमिलर सिचुएशन। एक न्यू फॉर्म की राइटिंग तो फॉर्म करते हो, लेकिन जो उस सिचुएशन में आंसर था वही आंसर आप फॉर्म कर देते हो, कुछ भी नया इन्वेंशन आप नहीं कर रहे हैं। बेसिकली आर्ट एंड कल्चर हुआ या 2-3 क्वेश्चंस आपके जीएस पेपर सेकंड में होते हैं जहां पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एकेडमिक में आप इसका ज्यादा यूज करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप जो यूज करते हैं वो है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जहां पर आप क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस या क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस में क्रिटिकल राइटिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। व्हाट इज द मीन्स टू बी अ क्रिटिकल? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हंड्रेड्स स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये क्रिटिकल का मीन्स क्या है? आपने याद रखना है यू हैव टू बी रेशनल एंड लॉजिकल। आपके जो आंसर्स हो वो रेशनल हो, लॉजिकल हो, किसी न किसी तर्क पर हो, आर्ग्यूमेंट्स में हो। और आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक ना हो, आप कोशिश करिए आर्ग्यूमेंट्स भी हो, उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हो कि एक्स तो राइट है लेकिन वाई भी राइट हो सकता है, यानी आपको एक सिक्के के दोनों पहलू दिखाने हैं, टू फेसेस दोनों दिखाने। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं आपका आंसर ऑसम है। आपको फॉर अगेंस्ट पे भी जाना है। अच्छा, मैक्सिमम क्या होता है स्टूडेंट्स पूछते हैं सर फॉर अगेंस्ट एंड आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट आर डिफरेंट, आर द सेम थिंग? नो, इट्स नॉट अ सेम थिंग बेटा। देखिए 3 फॉर्म्स में हम आंसर को राइट करते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर लेता हूँ आपसे। एक फॉर्म होता है आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, इसकी राइटिंग अप्रोच अलग है। एक लेक्चर अगर आप कहोगे तो इस पर भी फॉर्म कर देंगे। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स जैसे क्लास में अपन डिस्कशन करते ही हैं। प्रोस एंड कॉन्स सेकंड फॉर्म है। आपको समझना है कि आपका डिस्क्रिप्टिव वर्ड कैसा है, डायरेक्टिव वर्ड जैसा होगा वैसा आपको करना है, क्रिटिकल डिस्क्रिप्टिव करना है या सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है। एंड द थर्ड वन इज व्हाट? फॉर एंड अगेंस्ट। I don't know why the students always ask about that कि सर critically examine है तो for against। नो बेटा, आपको इन 3 फॉर्म्स को समझना होगा। आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट की अलग लैंग्वेज होती है। ये एक सिक्के के 2 पहलू जैसे होते हैं कि x भी सही है, अगर इसका दूसरा पार्ट देखें तो y भी सही लगता है। अभी हम अपने क्वेश्चंस में इसका यूज करेंगे। प्रोस एंड कॉन्स ये एक बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसमें आप वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल स्टैटिक चीज है प्रोस एंड कॉन्स। हाँ, इसका ये फायदा है या नुकसान है। फॉर और अगेंस्ट वेरिएबल रहता है, वो कुछ कुछ आर्गुमेंट्स के बेसिस पर आप 2 पक्षों को दिखाने की कोशिश करते हैं, बट इट इज नॉट लाइक अ कॉइन। और इस पर ब्रॉड डिस्कशन के तीनों फॉर्म्स अलग है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से यूज करना होता है। सो हम बात कर रहे थे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल की। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में जो सबसे पहला पार्ट यूज किया था आफ्टर द लो ऑर्डर तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग, उसको आपको किस फॉर्म में लेकर के आना है? अपनी अंडरस्टैंडिंग को आपको किस फॉर्म में लेकर के आना है? एनालाइजिंग फॉर्म में। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एनालाइजिंग? टेक इंफॉर्मेशन अपार्ट एंड एक्सप्लोर रिलेशनशिप। आपको लेकर के आना है इंफॉर्मेशन को। अब यहां से जो है इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू द व्हाट? नॉलेज। हाउ मच
अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन टेक्नोलॉजी, हाउ मच प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यू हैव, वो तब हो सकता है जब आप रेशनल हो, लॉजिकल हो और आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने टर्म्स को, अपने इंफॉर्मेशन को। आप एनालिसिस करना शुरू करते हैं सेवरल पार्ट्स में। उस एनालिसिस को यानी अपने एनालाइजिंग आंसर राइटिंग को आपको इवेल्युएटिंग पर जाना है, इवेल्युएट करना है, जहाँ पर आप क्रिटिकली एग्जामिन करते हो, आप इसके लिए एग्जाम्पल्स लाते हो, एविडेंसेस लाते हो, पुट करते हो, उस इंफॉर्मेशन को एक जजमेंट तक पहुंचते हो। दैट जजमेंट इज द फॉर्म ऑफ व्हाट, कंक्लूजन तक आप एक सर्विस को प्रोवाइड करते हो। हाँ ठीक है, मतलब अभी जजमेंट पे जा नहीं रहे हो, उसको पुट कर रहे हो, उसके सेवरल फेसेस को पुट कर रहे हो, अपने आर्गुमेंट्स दे रहे हो क्रिटिकली लॉजिक के हिसाब से। लाइक अभी जो इशू चला, मैरिटल रेप must be come into the rape or not, it's a crime or not, so सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इट्स नॉट अ क्राइम, तो उसके लिए अलग आर्गुमेंट्स है, इसके लिए अलग आर्गुमेंट्स है। बट इफ यू थिंक इट इज अ क्राइम देन पुट इट हियर दैट इट कैन बी अ क्राइम, वहां पर आपके आर्गुमेंट्स होने चाहिए। बात करें मैरिटल रेप की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि इट्स अ रेप, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं इट्स नॉट अ रेप, और इसके अलग अलग तर्क हैं। अगर हम बेस माने, कोर माने, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, तो हाउ कैन इट बी रेप? इट्स नॉट अ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वीमेन, दे कैन बी बर्ड। तो आप आर्गुमेंट्स को अपने प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज इवेल्युएटिंग एंड देन क्रिएटिंग, दैट इज व्हाट, आप एक एग्जैक्टली कंक्लूजन पहुंच गए जिसको आप राइट कर रहे हो। यूज इंफॉर्मेशन टू क्रिएट अ न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशंस और आइडिया और सॉल्यूशन जो आप वहां पर प्रोवाइड कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज कंक्लूजन। So that should be in your answer writing. These forms, remembering, understanding. If it is a static question, then go with the applying. जो वहां पर सॉल्यूशन था वही सॉल्यूशन आपने प्रोवाइड कर दिया, आपने कुछ भी नया उसमें नहीं जोड़ा। कई बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है, आप उसी कंक्लूजन पहुंच जाता है, ऐसा हुआ था, इस कंडीशन में भी ऐसा हो जाना चाहिए। बट if you are involving in the question in a critically examine method, go with the just forget the applying. After the understanding, you have to go with the analyzing method, evaluating method and creating some new ideas and the solutions. So ये है ऑर्डर ऑफ राइटिंग स्किल्स। आप अंदर डाउट न रहे कंटेंट पे। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। व्हाट प्रेजेंटेशन मीन्स? प्रेजेंटेशन में आपको अपने राइटिंग में कौन कौन से स्किल्स पर ध्यान देना है। 2.5% मार्क्स, यानी 10 में 2.5% मार्क्स मैं इसको एलोकेट करता हूँ। सबसे पहले आपका जो आंसर है वो वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक चीज आपने हमेशा याद रखना है, गुड प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? टेल द ऑडियंस व्हाट यू आर गोइंग टू से इट, देन टेल देम what you have said. What that means? Tell the audience what you are going to say. That is known as introduction. What does introduction means? What I want to going to say means what is going in the world, what is going on, what is going on. We have to develop the understanding, exactly understanding create करते हैं अपने introduction में। हम audience को बता रहे होते हैं, हम अपने एग्जाम, हमारा audience कौन है? एग्जामिनर है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसका एक स्नैपशॉट, हम एक स्क्रीनशॉट या एक बात करें, एक एब्स्ट्रैक्ट वहां पर प्रेजेंट करते, एक समरी प्रेजेंट करते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको मैं कह रहा हूं कहां पर? बॉडी पार्ट, इन द सेवरल फॉर्म्स, एग्जामिन के फॉर्म में, एनालिसिस के फॉर्म में मैं उसको कह रहा हूं अपने आर्ग्यूमेंट्स पे, और एविडेंसेस को मैं लेकर के आ रहा हूं, आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस मैं उसको कह रहा हूं। Then tell them what you have said in the conclusion, कि आखिर मैंने ये पूरी चीज कही क्या है, ये है मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट। इट इज ट्रू, इट इज फॉल्स, इट इज एक्स, इट इज वाई, ये मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट है। मीन्स व्हाट? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। फिर उसको मैं कह रहा हूं, यानी उसको मैं ब्रॉडली लेकर के जा रहा हूं उस टर्म को। यानी जो हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो एक ऐसे पॉइंट पर छूटे जहां पर हमारे जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स बनने वाले हैं उनके लिए हमने की पॉइंट्स जनरेट कर दिए हो इंट्रोडक्शन में ही। फिर उन की पॉइंट्स को हम इलेबोरेट कर रहे हैं, हम एक ब्रॉड सेंस में लेकर के जा रहे हैं अपने बॉडी पार्ट। अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे। फिर हमको उसको देखिए, कई बार क्या होता है, ये कहा जाता है कंक्लूजन इज अ समरी, इट्स अ रॉन्ग। यू हैव टू सिंथेसाइज
योर कंटेंट रेदर देन यू हैव टू समराइज योर कंटेंट। बिल्कुल गलत है ये, आपने कभी भी ऐसा नहीं कहना है। यू हैव टू सिंथेसाइज, डोंट समराइज इन कंक्लूजन। आप क्या कंक्लूजन में एक नए पॉइंट पे, एक इनोवेटिव पॉइंट पर पहुंचे हैं और आप बिल्कुल समझा पाए कि मैं ये चीज कहना चाहता था। So always remember, tell the audience, means tell your examiner what you are going to say, then say it, that is the body part, and then what you have to say, that is the conclusion. So पहले तो आपका आंसर फॉर्म इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन के फॉर्म में होना चाहिए, तो 1 मार्क्स इसके लिए एलोकेट होता है। फिर लैंग्वेज, ग्रामर एंड ग्लोसरी। ग्लोसरी मीन्स इफ यू आर राइटिंग अ पॉलिटिकल साइंस देन आंसर मस्ट बी इन अ पॉलिटिकल साइंस, सॉरी इंडियन पॉलिटी के फॉर्म में हो। अगर आप जीएस पेपर पर हिस्ट्री लिख रहे हैं तो हिस्ट्री का आंसर हो, अगर आप ज्योग्राफी लिख रहे हैं तो ज्योग्राफी का आंसर हो। लैंग्वेज वही होनी चाहिए, ग्लोसरी वही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में रूल हो गया, उसी रूल को नियरली हम कस्टम वर्ड यूज करते हैं, इकोनॉमी में लॉ यूज कर रहे हैं हम इंडियन पॉलिटी में। तो जो छोटा छोटा डिफरेंस है वो हमने देखना है। 0.5 मार्क्स इसके लिए या 0.5 to 1 मार्क्स इसके लिए एलोकेट होता है। फिर एक्सक्लेमेशन मेथड, आप पैराग्राफ से लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, माइंड मैप बना रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं, वहां पर मैपिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, जो भी आपने लिखा है वो एक सिक्वेंशियल फ्लो में है या नहीं है, आपकी अप्रोच कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। आपको डिस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं लिखनी है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड में रहना है कि ये तो ठीक हुआ, ये आगे की पॉसिबिलिटी और है। बिकॉज हु आर यू, यू आर अ सिविल सर्वेंट, आपको एक होपफुल मैनर में रहना है और अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराना है। ये जो सारा फ्रेमवर्क है ये इथिकल ओपिनियंस में होगा, मीन्स इट वुड बी जस्टिस, इट वुड बी इनजस्टिस, इट वुड बी गुड और इट वुड बी बैड। सिंथेसाइज, डोंट समराइज योर समराइज इन कंक्लूजन। कंक्लूजन सिंथेसाइज फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके लिए 2.5 to 3 मार्क्स एलोकेट होते हैं, जहां पर 1 मार्क्स एलोकेट होता है बॉडी एंड कंक्लूजन में, 0.5 होता है लैंग्वेज एंड ग्रामर में, 0.5 to 1। फिर आप कैसा ये एक्सप्लेन, जो आपका एक्सप्लेनेशन मेथड है वो किस सेंस में सिक्वेंशियल है या नहीं है, आपने पैराग्राफ में लिखा है, आपने पॉइंट वाइज लिखा है, आपने माइंड में बनाया। अप्रोच आपकी कैसी है, अप्रोच में जब आप कंस्ट्रक्टिव रखते हैं तो पता लगता है कि आप सिविल सर्वेंट हैं। यू आर अ व्हाट, यू आर एन सिविल सर्वेंट, and this is also known as what, officers like qualities you have or not in your answer writing। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जो 0.5 मार्क्स आपके एलोकेट होते हैं, द above points should be framed within the given word limit। जो आपको वर्ड लिमिट दी गई 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स, उसी वर्ड लिमिट में आपको इतना फ्रेम करना। अगर आपने नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी इनको समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने सबसे फर्स्टली क्वेश्चंस अपने लिए थे, तो उन क्वेश्चंस के मीडियम से भी इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जीएस पेपर 3 का, डू यू एग्री दैट इंडियाज फूड सिक्योरिटी इज अंडर थ्रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। क्या आप सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की खाद्य सुरक्षा खतरे में है, अपने तर्कों के समर्थन में कारण बताइए। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ना है, अभी आप क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब इतना नहीं करना होता है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन में आपको एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स लगेगा। एग्जाम में आपको 7 to 8 मिनट्स मिलते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इतना टाइम लो, पहले एक थॉट प्रोसेस बनाओ। अब मैंने इस क्वेश्चन का एक थॉट प्रोसेस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ऑफ द क्वेश्चन। आपने समझना है, सबसे पहले डू यू एग्री। आपको आपका प्रेजेंटेशन क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, यहां से आपको पता करना है। डू यू एग्री, जहां पर एग्री वर्ड आता है वहां पर हम इवेल्युएट करते हैं डिग्री, कि किस डिग्री में हमने, किस डिग्री तक हमने पहुंच करके इसको यस और नो कहना है, या आई एम विद इट और आई एम नॉट। सेकेंड है कंटेंट वर्ड, जिसको आपको एक्सप्लेन करना है अपने इंट्रोडक्शन में। इंडियाज फूड सिक्योरिटी, ये आपका कंटेंट वर्ड होगा जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा अपने इंट्रोडक्शन में, आपको समझाना होगा, और यहीं से आपको पॉइंट्स निकालने होंगे जो आपके बॉडी पैराग्राफ में जाएंगे। लेकिन इसकी लिमिट क्या है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हो सकता है, फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है,
इस फूड सिक्योरिटी की लिमिट क्या है, क्या डोमेन है, यानी यहाँ पर कंटेक्चुअल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कहाँ तक हैं। इज अंडर थ्रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, दैट इज ऑल्सो द कंटेंट डोमेन। ये कंटेंट की डोमेन है जिसको कंटेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन वर्ड कहते हैं, कि आपको इंडिया के फूड सिक्योरिटी के बारे में नहीं लिखना है, वो तो एक इंट्रोडक्शन में आपने पॉइंट लिख दिया, उसको रिलेट करना है threat due to climate change. Sometime I just told to the student it is known as the umbrella sequence. अगर हम इस umbrella sequence की बात करें इस मेथड की, तो हम इसके लिए हमने अलग से लेक्चर्स बना रखे हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जो डोमेन है, आपको क्लाइमेट चेंज की डोमेन में फूड सिक्योरिटी को लेकर के जाना है, और ये डिग्री तक जाना है कि क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है, फिर वो कंडीशन भी बतानी जहां पर ऐसा नहीं हो रहा होगा। खैर, गिव रीजंस इन योर सपोर्ट योर आर्गुमेंट, यहाँ पर आपको फैक्चुअल एनालिसिस करना होता है, और उस फैक्चुअल एनालिसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास एविडेंसेस बहुत ऑथेंटिकेट होने चाहिए। तो इसके लिए आपके पास रिपोर्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपने ये सोचना है, उन रिपोर्ट्स को याद करना है जो या तो वो ऑथेंटिकेट रिपोर्ट्स हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स हो, इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज इंडिया जिनका सिग्नेटरी है, यूनाइटेड नेशन हो सकता है या अदर ऑर्गेनाइजेशन की जिनके रिपोर्ट की बात की जाए रिगार्डिंग दिस, और डेटा और फैक्ट्स प्रोवाइड हों इंस्टीट्यूशन से, तब हम इसको फॉर्म कर सकते हैं सबसे। और फिर जब हम किसी क्वेश्चन की बात करें तो उस क्वेश्चन का इशू को देखना है, ये इशू क्या है फूड सिक्योरिटी का, यानी लैंग्वेज हमारी फूड सिक्योरिटी की रहेगी। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको आप गेन कर लें, उसको अब आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना है। फिर इंडिया फूड सिक्योरिटी, कॉन्टेक्स्ट क्या है, फूड सिक्योरिटी में इंडिया की फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, टॉपिक है आपके सिलेबस में। बिलीव करिए 90% बच्चों को अपना सिलेबस ही नहीं पता होता है, इसलिए देखिए वो टॉपिक किस सिलेबस से रिलेटेड है। फूड प्रोसेसिंग स्कोप से जो जीएस पेपर 3 में है, किस एस्पेक्ट में बात करनी, इज अंडर थ्रेट, यानी इस कॉन्टेक्स्ट को आपको इस एस्पेक्ट में बात करना है कि ये थ्रेट में है। कॉन्टेक्चुअल रिस्ट्रिक्शन क्या है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, यानी इसकी पेरीफेरी क्या होगी, डोमेन क्या होगी, क्लाइमेटिक चेंज के रेफरेंस में। इससे बाहर मत जाइएगा। मैं आपको सेवरल आंसर्स कॉपीज दिखा सकता हूं, आपकी दिखा सकता हूं, अभी भी अगर आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, आप सिर्फ फूड सिक्योरिटी लिखते रहोगे, आपके 150 जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। बात करते हैं अगर हम अब इस क्वेश्चन को फ्रेम करने की, तो दैट इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने पोजीशन ले ली है यस, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट। आप यस या कोई भी और वर्ड यूज कर सकते हो, जनरली मैंने आपको समझाने के लिए, बिकॉज अभी आप मैच्योर उतने स्टूडेंट नहीं हो, आप प्रैक्टिस करो, दैट्स व्हाई। यस, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन आवर फूड सिस्टम, इट अफेक्ट्स द वे वी प्रोड्यूस एज वेल एज वी कंज्यूम द फूड। डोमेन हमने ले लिए, हम प्रोड्यूस करने में भी प्रॉब्लम आ रही है और कंज्यूम करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी क्लाइमेट चेंज के हमने दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। तो कहते हैं माइक्रो टर्मिनोलॉजी, एक मैक्रो पॉइंट को आप कितने माइक्रो टर्म्स में स्ट्रक्चरली फॉर्म कर सकते हो, उतना अच्छा आपका आंसर होगा। इसीलिए हम माइंड मैप भी बनाते हैं, माइंड मैप की बात भी करें। द इम्पैक्ट इज इवन मोर प्रीडोमिनेटली एग्रेरियन इकोनॉमी लाइक इंडिया, तो हम इसको एग्रीकल्चर पे लेकर। खैर, अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करा। द मर्करी लेवल इन सेवरल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इज टच 49 डिग्री सेल्सियस, मेकिंग इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस। द डैमेज कॉज्ड द एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी बाय ऑनगोइंग हीट वेव इज मल्टी डायमेंशनल, रीजन हमने बता दिया, यानी कि हमने उस क्लाइमेट चेंज में एक फिनोमेना लेकर के आ गए, हीट। अब उसका हमने एग्जांपल भी दे दिया। द लॉस ऑफ व्हीट इज बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, एज डिसाइड्स द लो आउटपुट द ग्रेन आल्सो ऑफ पुअर क्वालिटी, जो लास्ट ईयर में रहा था। अब हम एविडेंसेस की बात करेंगे तो हम ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट की बात करने लगते हैं 2022 में। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने वार्न किया, और उसने भी कहा कि इंडियंस टूवर्ड्स हंगर बाय 2030 ड्यू टू डिक्लाइन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रप्शन द फूड सप्लाई चेन। मैंने अगर एक स्टैंड लिया है तो मैं उसके लिए अब आर्गुमेंट्स कर रहा हूँ। इसके बाद में द रिपोर्ट स्टेट्स द ग्लोबली अराउंड 65 मिलियन पीपल एट रिस्क ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इंट्रोड्यूस हंगर विद इन 17। ऐसा हो चुका है कई नेशंस में, कई कंट्रीज में। मैंने वो पॉइंट उठाया, नेशंस नहीं, यहाँ पर कंट्री यूज करेंगे। तो इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, और जो डेटा उन्होंने प्रोवाइड कराया, फैक्ट्स उन्होंने दिए, उसको मैं यहाँ पर प्रेजेंट करूँ। देन मैं आता हूँ अपने कंक्लूजन में।
ओवरऑल मैं किस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ? हाइयर टेम्परेचर चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, ये सब क्लाइमेट चेंज से हो रहा है। यानी क्लाइमेट चेंज को मैंने यहाँ पर डिकोड कर लिया, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने नॉलेज में कन्वर्ट करके अपने अपने आंसर पे पहुंचा। सी लेवल राइज एंड ग्रोइंग फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज droughts, floods, extreme heat, cyclones are already reducing agriculture productivity, shipping food supply chains and displacing communities। तो जो मेरा क्वेश्चन था, जो बेसिक क्वेश्चन था, जो मुझसे पूछ रहा था, डू यू एग्री इंडिया फूड सिक्योरिटी इज अंडर थ्रेट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, लिख दिया, एविडेंसेस लिख दी, जो हमने कंटेंट में देखा था, क्रिटिकल रीजनिंग से इसको क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल वे में अपने पॉइंट्स को रख करके मैंने प्रेजेंट करके कंक्लूजन पे मैं पहुंचा। इट इज ओनली अ मॉडल आंसर, आप इससे भी बहुत बेहतर लिख सकते हो, लिखा जा सकता है। हम सिर्फ आपसे एक इंफॉर्मेटिव वे में बात कर रहे हैं। अपने कंटेंट पे आइए, तो कंटेंट जो हमारा था वो हमने यहाँ पर यूज किया। बेसिक कंसेप्ट हम लेके आए, जनरल कंसेप्ट, फैक्ट, डेटा, थियरीज जो क्लाइमेट चेंजेस की थी वो हमने यहाँ यूज करके फिर अपने हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूज करके प्रेजेंटेशन पे आए कि हमने एक सीक्वेंस में लिखा है अपना आंसर, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ले जा करके सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखा है, इथिकल वे में लिखा है, जिस लैंग्वेज में लिखा है। बात करते हैं एक सेकंड क्वेश्चन की, जिस पेपर फर्स्ट में आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझते हैं। Each school of Gandhara and Mathura independently developed its own distinctive depiction of Buddha. Explain। अब यहाँ पे ये कीवर्ड आ गया है। सबसे पहले इसका एक थॉट प्रोसेस बनाना है। गंधारा एंड मथुरा, दे आर द कंटेंट वर्ड, दे मस्ट बी एक्सप्लेन, यानी कि जो भी आपका आंसर रहेगा वो इसी डोमेन में रहेगा। आप जितना भी आर्किटेक्चर बता रहे होंगे वो गंधारा और मथुरा से रिलेट करेगा, इससे बाहर नहीं होगा। इसमें एक्सप्लेन पूछा है, एनालिसिस नहीं पूछा है, तो आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन आपको देना है। एक्सप्लेनेशन, और देखिए एक वर्ड होता है डिस्क्राइब और एक वर्ड होता है एक्सप्लेनेशन। डिस्क्राइब ऑलवेज सर्चेस व्हाट, तो वहां पर हमने बहुत ज्यादा रीजनिंग के साथ में चीजों को एक नई चीज फ्रेम नहीं करनी होती। एक्सप्लेन होता है व्हाई, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा रीजनिंग के साथ में एक्सप्लेन करना होगा, चीजों को बताना होगा, ऐसा इससे इसलिए है और ये रीजंस हैं। इट ऑलवेज सर्चेस द रीजंस। बात करते हैं इस क्वेश्चन के थॉट स्ट्रक्चर की। सेकंड है इसका डिपिक्शन ऑफ द बुद्धा। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करना है क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस से, और यही इसकी डोमेन भी है जिसमें आपको रहना है। डायरेक्टिव वर्ड है एक्सप्लेन, यानी जो आपका पूरा आंसर फ्रेम होगा वो इस पेरीफेरी में होगा, इस पेरीफेरी में एक्सप्लेन की पेरीफेरी में राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होगा, जो प्रेजेंटेशन होगा वो एक्सप्लेन में होगा। ये डायरेक्टिव। इशू है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर, यानी अगर हम इशू की बात करें तो ये इशू जो है वो है इंडियन आर्किटेक्चर। इशू मेजरली जो है वो है आर्किटेक्चर इंडियन आर्ट एंड कल्चर में। कॉन्टेक्स्ट इसका है इंडियन आर्किटेक्चर, यानी आर्किटेक्चर बहुत बड़ा है, वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें किस कॉन्टेक्स्ट में रहना है? इंडियन आर्किटेक्चर पर। टॉपिक है साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्किटेक्चर फॉर्म ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम। जीएस पेपर फर्स्ट में ये आपका सिलेबस है। सिलेबस के पॉइंट्स को हमेशा लिखते रहिए, याद हो जाएगा आप। क्या क्या है एस्पेक्ट, किस एस्पेक्ट में हमने बात करी, इस कॉन्टेक्स्ट को हमने किस एस्पेक्ट में लिखना है? क्या है आपका डिस्टिंक्टिव डिपिक्शन ऑफ बुद्धा, इस एस्पेक्ट में हमने इसको लिखना है। डायरेक्टिव वर्ड है आपका एक्सप्लेन। कॉन्टेक्सचुअल रिस्ट्रिक्शन आपके पास में, जो कॉन्टेक्सचुअल आपका रिस्ट्रिक्शन है वो है आपका कि आपको ये डिपिक्शन ऑफ बुद्धा इस सेंस में लिखना है। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। आंसर स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन, द मथुरा स्कूल और हम गंधारा स्कूल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले गए। जब भी हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है टू टर्म्स आपको याद रखनी होती है, फिलॉसफी कोई होती है, आइडियोलॉजी होती है। आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी होती है। किस टाइम पीरियड पे ये चीज हुआ, टाइम पीरियड, एंड सेकंड द प्लेस, ये कहाँ पर हुआ, क्योंकि जो प्लेस की कंडीशन थी उसके हिसाब से अगर किसी ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी तो एक डिफरेंट प्लेस पर जाकर के उस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में कुछ चेंज आएगा। बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा, जनरल कंसेप्ट डिफरेंट हो जाएगा।
देन द टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड की कंडीशन। सबसे पहले हमने टाइम पीरियड को डिफाइन किया, मतलब डिस्कस किया, बताया, फिर गंधारा के टाइम पीरियड को बताया। उसके बाद द मथुरा स्कूल वाज क्रिएटेड इंडिजिनियस पीपल विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड कल्चर्स, जबकि गंधारा जो है वो इंडो ग्रीक है। एक इंट्रोडक्शन हो गया। फिर जो मेरा क्वेश्चन था उस पर हम आते हैं, इसको बुद्धा से रिलेट करते हुए हमने आंसर लिखा है, दैट इज द बॉडी पार्ट, आप इसको देख सकते हो। एंड देन वी have gone to the conclusion, a complicated kind of symbolism was prevalent of Gandhara style, but Mathura style broke from it by developing the customs of translating Buddhist symbols into human form. बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन में सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे लिखना था, एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इसमें हम लॉ ऑर्डर थिंकिंग, लॉ ऑर्डर जो हमारी राइटिंग स्किल्स हैं उनका यूज़ ज़्यादा करेंगे, हाई ऑर्डर राइटिंग स्किल्स का यूज़ मैक्सिमम नहीं होता है आर्ट एंड कल्चर में। तो उस फॉर्म में हमने लिखा, हमने अपने बॉडी पार्ट पे गए, कंक्लूजन पे गए, इंट्रोडक्शन। थर्ड क्वेश्चन एक करंट अफेयर्स का है, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रीजनिंग का यूज़ करना है। अभी जो हमारा मानसून सेशन 2023 का ख़त्म हुआ है उसमें, या इससे पहले की बात भी करें, या हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है, चाहे वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो स्टेट में या एमपीज, सस्पेंशन बहुत हो रहा है। अगर ये सस्पेंशन हो रहा है तो इसका इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर क्या असर पड़ेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर हमें लिखना है। तो एक और मेथड होता है जहां पर आप माइंड मैप बनाते हो, इसको आप अपने आंसर में भी प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो आप सिर्फ माइंड मैप बना दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। और अगर आप माइंड मैप बना रहे हैं उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार हो जाता है। एग्जामिनर इसमें आपको आपके यूनिक होने पर एटलीस्ट 1% और 5.5%, यानी कि अगर आपको आप जो गेन कर सकते हो 0.5 to 1 मार्क्स आप गेन कर सकते हो अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर करो। अब इम्पैक्ट ऑफ एमपीज, अगर हम इसकी बात करें कि एमपीज के सस्पेंशन का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हमने स्टेक होल्डर्स देखने, क्योंकि इम्पैक्ट तो स्टेक होल्डर्स पर ही पड़ेगा। तो देयर आर 3 स्टेक होल्डर्स। नंबर 1, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेंबर्स का अपना एक प्रिविलेज होता है, दे हैव अ राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेशन, उनकी अपनी एक डिग्निटी होती है, प्रिविलेज होता है। अब वो हाउस में नहीं मुद्दा उठाएंगे, कहाँ उठाएंगे, एंड यू आर अ डेमोक्रेसी, यू आर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सेकंड है इंस्टीट्यूट, पार्लियामेंट एक स्टेक होल्डर है, पार्लियामेंट पर क्या असर पड़ रहा है, वहां पर जो पार्लियामेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस सेशन में उन सर्विसेज की प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ेगा, उसके डेकोरम पर क्या असर पड़ेगा, है ना। जो वहां पर सेशंस हो रहे हैं, जो आपके सेशंस में क्वेश्चन आर है, जीरो आर है, उनकी प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। एंड थर्ड इज इलेक्टोरेट। इसीलिए देखिए, जब आपको आर्गुमेंट्स, अगर बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स क्रिएट करने हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, तो आप रेगुलरली प्लीज और प्लीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को जरूर पढ़ा करें। अभी देखिए राहुल गांधी जी का जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, जिन्होंने राहुल गांधी जी को चुन करके भेजा है पार्लियामेंट में, उन लोगों पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन कहाँ रह जाएगा, अब डेमोक्रेसी में अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, सो हाउ कैन डेमोक्रेसी विल रन। तो आप अगर किसी एक इंडिविजुअल मेंबर को पार्लियामेंट के सस्पेंड करें तो सिर्फ उसको सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों की बातों को, उन लोगों के वे को, उनकी जो उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, आप उसको भी खत्म कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने जब ये आंसर लिखा तो ये 2 पॉइंट्स तो लिए थे, ये थर्ड पॉइंट नहीं लिए थे, थर्ड पॉइंट को भी आपको लेकर के चलना है। सो दैट इज नोन एज द माइंड मैप। आप एक माइंड मैप फॉर्म कर सकते हैं कि इम्पैक्ट्स ऑफ एमपी। इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं इस माइंड मैप के बाद, आप हर एक जो भी आपके पार्ट्स हैं, इलेक्टोरेट है, इंडिविजुअल मेंबर, इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट है, उसके बाद में आप 2-2, 3-3 पॉइंट्स भी लिख देते हैं। इट्स अ यूनिक वे टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, your knowledge, your information, your knowledge, and the examiner can understand what you want to write, है ना। आप यहाँ पर आप कंक्लूजन तक भी पहुँच रहे हो। तो इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करें, लिबर्टी ऑफ एमपीज, डिग्निटी ऑफ एमपीज, राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज वो एबॉलिश हो रहा है। इलेक्टोरेट की बात करें, पीपल्स के राइट, उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका पार्टिसिपेशन, उनकी वॉइस वो एबॉलिश हो रही है। तो इतनी जल्दी इसका कंक्लूजन क्या आएगा, एज सुन एज, इतना जल्दी सस्पेंशन नहीं होना चाहिए।
देयर शुड बी अ मेथड, एक प्रोसेस होना चाहिए सस्पेंशन का। ऐसा नहीं है कि अगर एक गवर्नमेंट है और एक अपोजिशन, तो अपोजिशन के मेंबर्स को आप ऐसे सस्पेंड करते हैं। इट शुड नॉट बी इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो है, अब हम इसी को कहते हैं कोर्ट्स, आपको कोर्ट्स भी यूज करने होते हैं। अगर आप एक ऑथेंटिक पर्सन का कोर्ट्स जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में रहा है उसका कोर्ट यूज करते हैं तो भी आप बहुत अच्छा यूज करते हैं। वंस अ पार्लियामेंट्री सेड टू द पंडित जवाहरलाल नेहरू, द पार्लियामेंट इज द मास्टर एंड यू आर द सर्वेंट। पार्लियामेंट मास्टर है और आप सर्वेंट है, आपको जवाब देना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग्स। तो इसके हम कंक्लूजन में जाते हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूट पार्लियामेंट में रिड्यूस प्रोडक्टिविटी हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है डेकोरम, डिस्टर्ब हो रहा है क्वेश्चन आवर। इसके बाद में जब इस आप आंसर राइटिंग को फ्रेम करते हैं तो अपने आर्गूमेंट्स के साथ में करते हैं। एग्जामिनर इस माइंड मैप को देख करके भी आपको मार्क्स दे देता है। आपके पास अगर टाइम नहीं, आप ऐसे भी फॉर्म कर सकते। इट वॉज द लेक्चर। हमारे होप थी कि इस लेक्चर को हम फॉर्म करें, आपको कंटेंट और प्रेजेंटेशन के बारे में एक पूरा व्यू बताएं जहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है और वो मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स नहीं गेन कर पाते हैं, जबकि उनके पास एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। कैसे वो गेन करें, किस पार्ट में कितने मार्क्स, हमने एग्जाम्पल्स भी देखे, एग्जाम्पल्स में थॉट प्रोसेस भी देखा, कंटेंट का मतलब क्या है वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे आप माइंड मैप क्रिएट कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, प्रेजेंटेशन का मीन्स क्या है, कितने मार्क्स एलोकेट हो रहे हैं। आई थिंक ये लेक्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा राइटिंग के लिए। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल है, आप इससे अपने मार्क्स को गेन कर सकते हो, तो हमें प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएं भी। इसके बाद में हम मेंस आंसर राइटिंग पे और भी लेक्चर्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकें।